फॉरेंसिक साइंस की फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, कैसी फील्ड है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन को देखेंगे। फॉरेंसिक साइंस क्या है? एक यूज़ है साइंस का जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल लॉज में। Forensic science is the use of science and technology to enforce civil and criminal laws. So basically forensic science क्या है? The use of science and technology, जिसमें कि हम साइंस का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, किसको इन्फोर्स करने के लिए? सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन्फोर्सिंग सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इट इज़ अ वेग एंड हार्ड टू बिलीव बिकॉज इट इंक्लूड्स सो मेनी अदर एरियाज ऑफ साइंस। ये बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे साइंस के एरियाज इंक्लूडेड है। कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन आता है फिलॉसफी ऑफ फोरेंसिक्स। क्या फोरेंसिक्स की भी कोई फिलॉसफी होती है? ऑब्वियसली द की टू क्रिमिनलिस्टिक्स इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली व्हेन फेस्ड विद द डॉन्टिंग कंफ्यूजन ऑफ द एवरेज क्राइम सीन। क्रिमिनलिस्टिक में क्या है? की क्या है इसका? एक एबिलिटी कि हम लोग क्लियरली ये सोच सके, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली जब भी हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी एवरेज क्राइम सीन में। Okay, one must rely on experience, intuition, and abductive reasoning, testing a likely scenario against the facts. जो कोई भी इस फील्ड में है उनको क्या करना, वो किसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं? अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं लॉ एंड जस्टिस, ऑर्डर एंड पनिशमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हो सकता है मैं गलत हूँ बाय द वे। एनीवे, यहाँ पे फिर आती है रोम की कहानी। व्हेन इन रोम, फोरेंसिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोरेंसिस मीनिंग फोरम। जो फोरेंसिक वर्ड है ये लैटिन से आया है जिसको कि फोरेंसिस कहा जाता था और इसका मतलब होता है फोरम। ऑलराइट, so during the time of the Romans a criminal charge meant presenting a case before the public. so Romans के एरा में क्या होता था कि अगर कोई क्रिमिनली चार्ज है, एक्यूज्ड है, मतलब कि वो एकदम क्रिमिनली चार्ज है तो उसको क्या पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। सपोज कि पर्सन ए ने कोई क्राइम किया तो उसका प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा? पूरी की पूरी पब्लिक के सामने, पूरी की पूरी पब्लिक के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये रोमन्स के टाइम पे हुआ करता था। किसी भी पर्सन के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्ज है तो उसको पूरे के पूरे पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता था रोम में। Both the person accused of the crime and the accuser would give speeches based on their side of the story. So उन लोग के टाइम में क्या होता था? सपोज कि पर्सन ए ने कोई क्राइम किया, पर्सन बी ने एक्यूज किया, तो पर्सन बी और पर्सन ए, एक्यूजर और एक्यूज्ड, मतलब जिसने दोष लगाया क्राइम का और जिसने क्राइम किया है, दोनों ही को पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया जाता था और दोनों ही साइड अपना अपना जो भी रहता था व्यू वो बताते थे, स्पीचेस देते थे बेस्ड ऑन द साइड ऑफ द स्टोरी कि इनके साथ क्या हुआ, फिर चाहे वो अक्यूजर हो या अक्यूज्ड। द इंडिविजुअल्स विद द बेस्ट आर्ग्यूमेंटेशन वुड डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द केस। और ऑब्वियस सी बात है जिसका बेस्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो केस जीत जाएगा। ये होता था रोमन्स के टाइम में जिसमें अक्यूजर और अक्यूज्ड दोनों को जनता के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता था और जिसका भी फैक्ट्स, जिसका भी आर्ग्यूमेंट बेस्ट लगता था वो जीत जाता था केस।
तो वो थी हिस्ट्री रोम की, कि वहाँ पे क्रिमिनली चार्ज लोगों को, अक्यूज़र को एक्यूज के साथ कैसे उनका लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लीगल सिस्टम काम करता था। सो यहाँ पे हिस्ट्री सर थॉमस डॉटर द परसेंट ओके राइट। सो सर कॉनन डॉयल की बात करते हैं। आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि इन्हीं की बहुत ही फेमस सीरीज है शेरलॉक होम्स। ये एक साइफाई ऑथर है 1800 के, और ये साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका एक फिक्शनल कैरेक्टर है शेरलॉक होम्स, जो कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके क्राइम्स को डिटेक्ट करता था, वो उसका मेथड था। ये फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स को किसने बनाया है? सर कॉनन डॉयल ने, और ये 1800 के साइफाई ऑथर है। ईयर समझ में आ रहा है कि कितने पुराने हैं, 1800। और शेरलॉक होम्स और मोरियार्टी दोनों इसी के कैरेक्टर है, एंड इवन वॉटसन। Alright, so let's move to the next slide. And then माथिया और फिला, जो कि 1787 से 1853 है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जिसमें हम जहर, पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैथ्यू और फिला, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। सो कभी भी क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इट विल बी मैथ्यू और फिला। एंड टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो ये है स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं। रोट अबाउट द डिटेक्शन ऑफ पॉइजन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि पॉइजन्स को कैसे डिटेक्ट करना है और उसके एनिमल्स पे क्या अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें लिखी थी। और फिला ने, मैथ्यू और फिला ने लिखा था डिटेक्शन ऑफ पॉइजन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। पॉइजन्स को कैसे डिटेक्ट करना है और एनिमल्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा। सो ये नाम याद रखिएगा, मैथ्यू और फिला। फिर अगले हैं अल्फोंस बर्टिलॉन। इनका नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। इन्होंने एक सिस्टम निकाला था जिसमें कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, किसके बेसिस पे? बॉडी के मेजरमेंट्स पे। ओके, मैं समझती हूँ कि आप लोग को ये लाइन समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए यहाँ एक इंडिविजुअल ए है एंड यहाँ एक इंडिविजुअल बी है। अब ऑब्वियस सा बात है कि इंडिविजुअल ए का जो फिजिकल फीचर्स होगा, जो उसका हाइट होगा, वेट होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, वो पर्सन बी से डेफिनेटली अलग होगा। दोनों सेम तो नहीं हो सकते। समझ लो पर्सन ए बहुत ही ज़्यादा टॉल है और पर्सन बी शॉर्ट है, और पर्सन बी ने कोई क्राइम किया है, तो पता कैसे चलेगा? इसी सिस्टम को लाया था इन्होंने सर्टेन बॉडी मेजरमेंट्स का सिस्टम लाया, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा इंडिविजुअल ने क्राइम किया है बेस्ड ऑन देयर सर्टेन बॉडी मेजरमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, हर किसी का शक्ल सेम है क्या? नहीं। स्ट्रक्चर सेम है क्या इसका? नहीं। फेशियल फीचर से लेकर फिजिकल फीचर्स क्या सेम है? नहीं। फिर अगले आते हैं फ्रांसिस गाल्टन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इनका नाम आपको बहुत बार फोरेंसिक्स में सुनने को मिलेगा। सो इनका नाम तो आप एकदम रट लीजिए, फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने फिंगर प्रिंटिंग के फादर इन्हें कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन इज़ नोन एज द फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डिक्टालोस्कोपी को आगे एज अ अपना मेजर चुनेंगे। सो आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने फिंगरप्रिंट्स को डेवलप किया था इन अ वे जो कि यूनिफाई कर सके कि हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट अलग होता है। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को
बताया था, उन्होंने डेवलप किया था फिंगरप्रिंटिंग एज अ वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। उन्होंने फिंगरप्रिंटिंग को ऐसे किया था ताकि वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करा सके। सपोज पर्सन ए है, सपोज पर्सन बी है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट दूसरे के इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट से अलग होता है। किसी भी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है। तो इन्होंने यही डेवलप किया था वे कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से फिंगरप्रिंट पैटर्न के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। ये किसके थ्योरी था? ये फ्रांसिस गाल्टन का था, जिनके कारण आज हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फोरेंसिक्स में हेल्प मिली है और बाकियों को भी। फिर अगला नाम जो आता है वो लियोनेल लैटिस का आता है, जिनको कि कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन। ब्लड स्ट्रेन समझ में आ रहा है? So he developed a procedure for determining the blood type AB or O of a dried blood strain. Suppose कि कहीं क्राइम सीन हुआ है, सपोज इस जगह पे क्राइम सीन हुआ है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रेन है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया जिसके कारण ब्लड स्ट्रेन क्या हो गया, ड्राई हो गया है, सूख गया है। तो अब कैसे डिटरमाइन करें कि इसका ब्लड ग्रुप का टाइप क्या था, क्योंकि ब्लड तो ड्राई हो चुका है, सूख गया है। इसी प्रोसीजर को किसने डेवलप किया? इन्होंने डेवलप किया, लियोनेल लैटिस ने डेवलप किया कि कैसे हम एक ड्राइड ब्लड स्ट्रेन में ये पता कर सके कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है कि ए बी है कि ओ है। ये इन्हीं के कारण हुआ है। इनका नाम याद रखिएगा, लियोनेल लैटिस। ये है फादर ऑफ ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन। फादर ऑफ ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन कौन है? लियोनेल लैटिस। फिर अगला नाम जो आता है वो है एल्बर्ट ऑसबर्न का। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। फादर ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन किसे कहते हैं? एल्बर्ट ऑसबर्न का। His work led to the acceptance of the documents as scientific evidence by the courts. इनका काम क्या था कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्टेंस दिलाई थी एज अ साइंटिफिक एविडेंस। इन्हीं के कारण आज कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को भी एज अ साइंटिफिक एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। अगला जो इसमें नाम आता है वो है जे एडगर हूवर का। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द FBI, डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1930s में। कितना पुराना बात है, 1930s। ये नेम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जे एडगर हूवर। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द FBI, Federal Bureau of Investigation, FBI. Hoover's leadership spanned 48 years and 8 presidential administrations. His reign covered Prohibition, the Great Depression, World War II, the Korean War, the Cold War, and the Vietnam War. इनका लीडरशिप का स्पैन कितना रहा है? 48 ईयर्स, 8 साल प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी रह चुके हैं। इन्होंने कौन कौन सा रीजन कवर किया? जैसे प्रोहिबिशन, द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर II, द कोरियन वॉर, द कोल्ड वॉर एंड द वियतनाम वॉर। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है नेशनल लेबोरेटरी टू ऑफर फॉरेंसिक सर्विसेज टू ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द US। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लेबोरेटरी, कहाँ पे? US में। किस लिए? टू ऑफर फॉरेंसिक सर्विसेज टू ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ऑलराइट, हमारा अगला नाम आता है एडमंड लोकार्ड का। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ द क्राइम लैब। द फादर ऑफ द क्राइम लैब कौन है? एडमंड लोकार्ड। 1910 में इन्होंने अपना पहला क्राइम लैब बनाया, जो कि एक एटिक था पुलिस स्टेशन का। 1910 में उन्होंने अपना पहला क्राइम लैब बनाया एक एटिक में, जो कि पुलिस स्टेशन का था। उन्होंने सिर्फ कुछ ही टूल्स का यूज़ किया था और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए बहुत ही जल्दी वर्ल्ड में। फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक एंड फ्रांस। और इस तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक को फाउंड किया गया फ्रांस में।
और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। आगे हम लोग को पढ़ना रहेगा कि ये प्रिंसिपल क्या था। सो क्राइम सीन्स का कुछ वोकैबुलरी वर्ड है जो कि हम लोग आगे पढ़ना रहेगा। जैसे क्राइम सीन किसे कहते हैं? एनी फिजिकल लोकेशन विच अ क्राइम हैज़ अकर्ड और इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अकर्ड। क्राइम सीन उसे कहते हैं कोई भी फिजिकल लोकेशन जहाँ पे ये पता चले कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है या फिर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कोई प्लेस एक्स है और हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो ये क्या बन गया? ये एक क्राइम सीन बन गया, क्राइम सीन। सो इससे ही हम लोग क्राइम सीन कहते हैं। अब देखो क्राइम सीन भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी क्राइम सीन एंड सेकेंडरी क्राइम सीन। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि चलो क्राइम सीन तो समझ में आया, लेकिन उसमें ये क्या क्लासिफिकेशन है कि प्राइमरी क्राइम सीन क्या है, सेकेंडरी क्राइम सीन क्या है। सो प्राइमरी क्राइम सीन उसे कहते हैं कोई भी ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पे कि क्राइम हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सपोज कि प्लेस एक्स है और यहाँ पे हम लोग को लगता है कि क्राइम हुआ है, और असल में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चला कि एग्जैक्टली इस प्लेस पे, इस जगह पे क्राइम हुआ है, तो इससे हम लोग कहेंगे प्राइमरी क्राइम सीन, प्राइमरी क्राइम सीन। ऑलराइट। और सेकेंडरी क्राइम सीन किसे कहेंगे? एक ऑल्टरनेटिव लोकेशन जहाँ पे कि हम लोग को एडिशनल एविडेंस मिल सकता है, एंड ऑल्टरनेटिव लोकेशन वेयर एडिशनल एविडेंस मे बी फाउंड। तो सपोज़ कि जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी क्राइम सीन में बताया कि सपोज़ कि कोई प्लेस एक्स है जहाँ पे कि क्राइम सीन हुआ है, तो सब लोग प्राइमरी क्राइम सीन कहेंगे। लेकिन हम लोग को लगता है कि ये एक प्लेस वाई है, यहाँ पे भी क्राइम सीन का कुछ एविडेंस हम लोग को मिल सकता है, तो ये जो प्लेस एक्स है जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है उसे हम लोग प्राइमरी क्राइम सीन कहेंगे। जहाँ पे हमको लगता है कि और एविडेंसेस हमको मिल सकता है उससे हम लोग सेकेंडरी क्राइम सीन कहेंगे, जिसको कि हम एक ऑल्टरनेट लोकेशन भी कह सकते हैं। ऑलराइट। अगला टर्म है सस्पेक्ट, कि सस्पेक्ट किसे कहेंगे? सो अ पर्सन थॉट टू बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। सस्पेक्ट उस पर्सन को कहा जाता है जिसको कि हमको लगता है कि इसने क्राइम कमिट किया हो सकता है या इसने किया है। सस्पेक्ट का मतलब ये हो गया, सपोज कि पर्सन एस है और पर्सन सी को लगता है कि रॉबरी, ये क्राइम किसने किया है? पर्सन एस ने ही किया है। पर्सन एस ने किया है तो पर्सन एस क्या बन गया? ये सस्पेक्ट बन गया। अब दूसरा है एकम्प्लिश का। हालांकि मैं आप लोग को ऑलरेडी एसेसरी और एकम्प्लिश के बीच का डिफरेंस पहले भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आप लोग को बताती हूँ। पर्सन एसोसिएटेड विद समवन सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम। एकम्प्लिश का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन हम लोग सस्पेक्ट करें कि इसने क्राइम सीन में जो क्रिमिनल था, क्रिमिनल की मदद की है। पर्सन एसोसिएटेड विद समवन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। सपोज करो कि यहाँ पर्सन ए था, पर्सन बी था, पर्सन सी था। पर्सन बी ने पर्सन सी के ऊपर कोई क्राइम कमिट किया, पर्सन बी भी वहाँ प्रेजेंट था फिजिकली और उसने पर्सन बी की मदद भी की, इसे कहते हैं एकम्प्लिश। पर्सन ए ने पर्सन बी की मदद की पर्सन सी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो ये हो गया एकम्प्लिश, हिंदी में से साथ ही कह सकते हैं। और हमारा आखिरी है अलिबाय। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कह रहे वो मेरा अलिबाय है, ये मेरा अलिबाय। तो क्या है? स्टेटमेंट वेयर अ सस्पेक्टेड वाज at the time of statement of where a suspect was at the time of a crime. Suppose alibi का मतलब क्या होता है? alibi को हम लोग as a protection यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्राइम हुआ है पर्सन बी के ऊपर और पर्सन ए के ऊपर क्या लगा दिया गया? उसको सस्पेक्ट बता दिया गया। पर्सन सी ने कहा कि क्राइम तो पर्सन ए ने ही किया है, सस्पेक्ट पर्सन ए है, लेकिन पर्सन ए एलिबाई को लाता है। पर्सन ए कहता है कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ था उस टाइम पे तो मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था,
उस टाइम पे तो मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, तो वो क्या करेगा, वो एलिबाई को लाएगा, एलिबाई एज अ प्रोटेक्शन को यूज़ करेगा, एज अ डिफेंस वो यूज़ करेगा। एलिबाई कुछ भी हो सकता है, कोई रिकॉर्डिंग, कोई आई विटनेस, कुछ ऐसा जो कि प्रूव कर सके कि जो क्राइम जहाँ पे हुआ था वो उस क्राइम सीन पे वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, और जब वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट ही नहीं था तो वो क्राइम होने में मदद कैसे कर सकता है। ये हो गया एलिबाई, जिसको कि एज अ प्रोटेक्शन कह सकते हैं, कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे वो किसी मॉल का रिसिप्ट निकाल दे के दिखा देगा कि देखो मैं इस टाइम पे यहाँ मॉल में था, या फिर मॉल का कोई सीसीटीवी फुटेज हो गया, या वहाँ के कोई कर्मचारी ने देख लिया, तो वो इस तरीके से अपना एलिबाई को प्रेजेंट कर सकता है। ऑलराइट, वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी आगे जो भी आप लोगों को टॉपिक कवर अप कराना है फोरेंसिक्स में, फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। बाय।